नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लिया है और एग्जाम के अंदर हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही है यहाँ पर? परि प्लस कार, परिष्कार नहीं, ये गलत होगा। प्रो प्लस ज्वल, प्रोज्वल, ये भी नहीं होगा। कृपा प्लस आचार्य, कृपाचार्य, ये भी नहीं हो सकता है। और निहि प्लस स्तुर, निष्ठुर, बिल्कुल ये शब्द सही होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। इसमें व्याख्या में दिया हुआ कि नि प्लस स्तुर, निष्ठुर व्यंजन संधि है। नियम, स्वर के सामने स्वर आए तो इष्ट में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि नि प्लस स्तुर निष्ठुर बनता है और युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर होता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित है किस शब्द के अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से किस शब्द के अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? आ जन्म के अंदर आ है, बिल्कुल। आ कंठ में भी है। आकाश इसके अंदर भी है। पर आधुनिक के अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। व्याख्या दी हुई है कि आधुनिक शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अंदर क्या हुआ? आधुनिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे आधुनिक कैसे बनता है? आधुना प्लस इक, आधुनिक होता है। और शेष तीनों विकल्प के अंदर आ का आ उपसर्ग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि निरुपसर्ग से नहीं बना है? निरुपसर्ग से नहीं बना है। जैसे निर्वचन, निर्वाह, निरत और निर्मूल। तो इसमें कौन सा है जो कि निरुपसर्ग से नहीं बना है? आप बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निरत है, जो कि निरुपसर्ग से नहीं बना है। बाकी सभी निरुपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। जैसे देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। जैसे कि निरत कैसे बनता है? नि प्लस रत, जिसके अंदर नी उपसर्ग है। यहाँ पर निर नहीं है, यहाँ नी उपसर्ग है। निम्नलिखित उदाहरण और बाकी ये जो उदाहरण दिए हुए ये सारे के सारे निर उपसर्ग के हैं। जैसे निर प्लस वचन बनता है निर्वचन, निर प्लस वा निर्वाह और निर प्लस मूल निर्मूल। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द के अंदर सु उपसर्ग नहीं है बताना है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है कि स्वस्ति, स्वस्ति, स्वलप, स्वागत और स्वगत है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वगत है, जो कि स्वगत जो सु उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। व्याख्या दी हुई है, स्वगत है जो स्व प्लस गत शब्द में स्व उपसर्ग है। जैसे कि सु प्लस अस्ति स्वस्ति है, सु प्लस अल्प स्वल्प है, सु प्लस आगत स्वागत है। बाकी सभी के अंदर सु उपसर्ग हैं और इसके अंदर स्वगत के अंदर स्व उपसर्ग हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा? क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस शब्द के अंदर अनु उपसर्ग नहीं है? किस उपसर्ग के अंदर अनु उपसर्ग नहीं है? और ये क्वेश्चन है जो आपके राजस्थान पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि अन्विति, अन्वेषण, अनंत और अनुज्ञा। तो अनु उपसर्ग किसके अंदर नहीं है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनंत के अंदर अनु उपसर्ग नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। व्याख्या दी हुई है कि अनंत शब्द कैसे बनता है? अन प्लस अंत से बनता है। तो इसके अंदर अन उपसर्ग है। जैसे अगले दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ था कि अनु प्लस इति में क्या? अनु प्लस इति से अन्विति बनता है, अनु प्लस ऐसन से अन्वेषण बनता है और अनु प्लस ज्ञा से अनुज्ञा बनता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रामायण के अंदर प्रत्यय कौन सा? और ये क्वेश्चन है जो आपके प्रीवीएस टीसी 2020 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। रामायण के अंदर कौन सा प्रत्यय है? आयन, अयन, यन या यण है? तो इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, रामायण के अंदर अयन प्रत्यय होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है कि जैसे राम प्लस अयन शब्द के अंदर राम प्लस अयन में अयन प्रत्यय है और राम प्लस अयन मिलके रामायण बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे, किस शब्द के अंदर ईन प्रत्यय हैं? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? किस शब्द के अंदर ईन प्रत्यय हैं? जैसे जमीन, ग्रामीण, जहीन एंड महीन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण के अंदर ईन प्रत्यय हैं। चलते हैं अगले, आगे दिया हुआ है क्या दी हुई है कि ग्रामीण में ईन प्रत्यय है और जैसे ग्राम प्लस ईन मिलके ग्रामीण बनता है। न का ण में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? न का ण में परिवर्तन हुआ है और शेष तीनों विकल्पों के अंदर कोई भी प्रत्यय नहीं दिया हुआ है। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि आप बीती में समास हैं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? और ये क्वेश्चन है जो पीटीटी 2020 के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आप बीती के अंदर कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या फिर
संप्रदान तत्पुरुष, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण तत्पुरुष होता है। चलते हैं देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में दिया हुआ है कि आप बीती शब्द के अंदर अधिकरण तत्पुरुष समास है। विग्रह क्या होगा इसका? आप पर बीती, आप बीती, आप बीती का विग्रह होता है आप पर बीती। विशेष समास विग्रह करने पर जहाँ पर में या पर कारक चिन्ह विभक्ति अधिकरण समास के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण क्या दिया हुआ है कि जैसे जीव दया, जीवों पर दया, वनवास, वन में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें अव्ययी भाव समास कौन सा है? बताइए इसके अंदर अव्ययी भाव समास कौन सा है? ये सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया है। देशभक्ति, यथाशक्ति, दानवीर या महावीर। तो अव्ययी भाव समास कौन सा होगा इसके अंदर? इसके अंदर सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यथाशक्ति के अंदर अव्ययी भाव समास है। तो इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ? यथाशक्ति शब्द के अंदर अव्ययी भाव समास है और यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये BSTC 2008 के अंदर पूछा गया है। कुछ, वहाँ, जो या फिर वह। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कि जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसकी व्याख्या है कि जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो, सो ये सभी सर्वनाम कैसे होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मानव शब्द में मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनने वाला है। ये SSC और बैंक के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। मनुष्य, मानवीयकरण, मानवता या फिर मानवीय। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय है जो मानव शब्द से विशेषण बनेगा। चलते हैं आगे। आगे व्याख्या में यही दिया हुआ कि मानव शब्द से मानवीय, मानव प्लस ई विशेषण बनता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसने चाकू से फल काटे। इसमें कौन सा कारक है? ये पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या फिर करण कारक है। उसने चाकू से फल काटे, इसके अंदर कौन सा कारक है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा चाकू से आएगा तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका करण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं आगे। आगे इसके अंदर व्याख्या दी हुई है कि उसने चाकू से फल काटे। इस वाक्य में करण कारक है। जहाँ पर साधन या फिर माध्यम का बोध होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर आपके करण कारक होता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण कारक है या फिर अपादान कारक है। यहाँ पर घर से बाहर गया, यहाँ पर अलगाव का भाव हो रहा है और अलगाव का भाव है जो किस कारक के अंदर होता है? वो आपके अपादान कारक के अंदर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप है, इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? पारलौकिक, परलौकिक, पारलौकिक या फिर परालौकिक है। तो इसका सही उत्तर बताइए आप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पारलौकिक है, जो ऐसे लिखा जाता है पारलौकिक, ये सही होगा। जैसे क्या दिया हुआ है कि पारलौकिक का विच्छेद होता है कि पारलौक प्लस इक, ये शुद्ध रूप है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? और ये आपके BSTC परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया है। उन्नति, उन्नति, उन्नति या फिर उन्नति। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उन्नति। जिसके अंदर छोटी ती होता है वो सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एक मिनट दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। हाँ, उन्नति शुद्ध शब्द है। चलते हैं और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये हाईकोर्ट LDC 2017 के अंदर पूछा गया है कि उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। इसके अंदर शुद्ध शब्द वाक्य बताना है कौन सा है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, ये एकदम सही लग रहा है। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नहीं, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, नोक पर नहीं होता है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अगला ऑप्शन है कि वे रोज़ पानी से पौधे को सींचता है। वे रोज़ पानी से पौधे को सींचता है, नहीं, यहाँ पर अतिशयोक्ति होगी। पानी से पौधे को सींचता है, अगर सींचता आ गया तो पानी शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। वह रोज पौधे को सींचता है तो सही होता, पर यह गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे।
अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप ये दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, और वे रोज पौधों को सींचता है, ये सही रूप होंगे। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम के अंदर अशुद्ध वाक्य हैं। और ये जो पटवार परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, कंस की हत्या नहीं होता है, कंस का वध है जो कृष्ण ने किया था, तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। वैसे दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, बिल्कुल ये सही है, और यहाँ पर ये गलत ऑप्शन था, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की है, ये भी एकदम सही वाक्य है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, ये भी सही वाक्य है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे, इसको देख लिया हमने, और आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि आभरण व आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा। आभरण और आमरण का सही अर्थ क्या होता है। आभरण का मतलब होता है हमारे आभूषण, तो आभूषण कहाँ पर दिया हुआ, आभूषण यहीं पर भी है, भरण पोषण नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। और आभरण आभूषण ये यहाँ पर भी है, और यहाँ दिया हुआ है मृत्यु पर्यंत, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो पीछे ए और सी बचा, इनमें से अगला दिया हुआ है कि आभरण का तो मतलब हो गया आभूषण, और आमरण का मतलब होता है कि मृत्यु पर्यंत, तो अनशन नहीं होगा, तो ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, और ये एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है। अनल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब होता है आग, तो आग यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ नहीं है, तो ये कट गया। अनिल, अनिल का मतलब होता है हमारा हवा, तो यहाँ उष्मा दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर तेज दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया, तो पीछे बचा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ दिया हुआ है आग व हवा, यही इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है कि जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव शरीर को न हो, जिसका अनुभव बुद्धि को न हो, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो वो अगोचर होता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारे कि हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ये ऐसे ही कि एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है, उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं, या चुगलखोर कहते हैं, या दुष्ट कहते हैं, या आलोचक कहा जाता है। जो दूसरों के अंदर कमियां ढूंढता रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि छल का विलोम शब्द होगा। छल का विलोम शब्द बताइए दोस्तों क्या होगा। पीटीटी एग्जाम 2020 के अंदर पूछा गया है, सफल, अछल, विछल या निश्चल है, तो छल का विलोम शब्द होता है निश्चल, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है, ये ARO एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया है। तृष्णा, संतुष्टि, निष्प्रह या वितरित, तो तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है, वितृष्णा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकाश शब्द का विलोम है, इनमें से आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। आकाश का बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, धरती, पाताल, नागलोक, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है, पाताल। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, किसके अंदर लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ये पीटीटी एग्जाम 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इंदिरा, पद्मा, सिंधुजा या वैदर्भी, तो इसके अंदर कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। वैदर्भी है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं आगे इसकी व्याख्या में दिया हुआ कि वैदर्भी है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, और लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, इंदिरा है, पद्मा है, सिंधुजा है, श्री है, रमा है, कमला है, विष्णुप्रिया है और पद्मासना, ये सभी किसके हैं तुम्हारे, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, समीर, वात, अनिल या फिर अनल है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला बताइए दोस्तों, इसका सही क्या उत्तर क्या होगा। पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पवन यानी हवा, समीर होता है, वात भी होता है, अनिल भी होता है, पर अनल किसका होता है, ये अनल होता है आपके आग का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, सोने में सुगंध का सही अर्थ क्या होगा। ये प्री BSTC 2020 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सुगंध युक्त आभूषण,
सुंदर आभूषण, सुंदर वस्तु में और गुण होना या सुगंधित होना। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर वस्तु में और गुण होना। ये सोने पे सुगंध मुहावरे का अर्थ होता है। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे कि बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का, ये प्री BSTC 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना या फिर अक्ल का पुतला। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा होगा इसका। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अक्ल का पुतला इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि कपाट का तद्भव शब्द है। कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? कपड़ा, किवाड़, कांटा या फिर कमर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कपाट का तद्भव शब्द होता है किवाड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और वीडियो पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट करो, नया चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।